नमस्कार दोस्तों, एडू ई टॉपर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग आज अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान डालेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उनका ही मैंने संकलन अपने इस यूट्यूब में किया है। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो आंसर हो जाएगा विकासशील। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा दीर्घकालिक योजना। दोस्तों, मैंने एक प्रश्न के साथ साथ और सारे भी प्रश्नों का जवाब हमने इस अपने यूट्यूब में दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा विनिमय दर। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा विनिमय दर। अब आगे जान लेते हैं भुगतान संतुलन है क्या। इससे ही संबंधित शब्द है, तथ्य है। एक देश का विश्व का अन्य देशों के साथ एक वर्ष के दौरान किया गया आर्थिक लेन देन को ही भुगतान संतुलन कहा जाता है। अन्य देशों के साथ जो आर्थिक लेन देन होता है उसी को भुगतान संतुलन कहा जाता है। और भुगतान संतुलन के दो भाग होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। याद रखेंगे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ये क्या है? तो ये विदेशी निवेशकों द्वारा शेयर, ऋण पत्र, बॉन्ड जैसी वित्तीय संपत्तियों में निवेश किया जाता है। विदेशी विनिमय कोष, इसके बारे में जानते हैं कि किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा के भंडार को विदेशी विनिमय कोष कहते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा जितना भी रहता है उसी को हम लोग विदेशी विनिमय कोष कहते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 2005 में। यह योजना राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 द्वारा 2 फरवरी 2006 को इस कार्यक्रम की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से की गई थी। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। यह जो अधिनियम है 10 सितंबर 2013 से प्रभावी है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1993 से हुई थी। और अगला है जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना, 2002 और 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। 6 नंबर प्रश्न है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश आंसर हो जाएगा चीन। भारत कपास उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और भारत जूट का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर राज्यों को कहा जाए तो सबसे अधिक जूट उत्पादन में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार और तीसरे पर असम है। ये 64वीं बीपीएससी में आया था कि जूट के मामले में भारत में दूसरा स्थान किसका है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश। आंसर हो जाएगा चीन। और चावल भारत जो है दूसरे स्थान पर है। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश, आंसर हो जाएगा ब्राजील। और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन, दूसरे पर भारत। अगला है प्रश्न 7 नंबर, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। आंसर हो जाएगा 1974 से 1978। ये जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 1951 से 56। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 1956 से 1961।
तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 1961 से 66, ये तीनों लगातार योजना चली थी। इसके बाद भी प्रथम योजना अवकाश हो गया था 1966 से 1969, और इसके बाद जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1969 से 1974, इसके बाद फिर द्वितीय योजना अवकाश हुआ, जिसे अनवरत योजना के नाम से जानते हैं। ये 1978 से 1980 2 वर्षों के लिए हुआ, और इसके बाद फिर छठी पंचवर्षीय योजना आई। इसकी जो अवधि थी 1980 से 1985 थी। तो एक प्रश्न में इतना सारे का आंसर जाने। अगला है 8 नंबर, एफडीआई का विस्तार क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफडीआई का फुल फॉर्म होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगला है नाफेड, NAFED, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी देशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। क्रिसिल CRISIL, क्रिसिल इसका जो है पूर्ण रूप क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। एसोचैम, एसोचैम का है फुल फॉर्म एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है 9 नंबर, कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP किसानों से भोजन खरीदता है? आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य नियम FCI। न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या? किसानों की कीमत जोखिम से दूर करने के लिए सरकार प्रत्येक फसल वर्ष के आरंभ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। अगर किसी फसल में ओलावृष्टि वर्षा के चलते नुकसान भी हो जाती है तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। अगला है कृषि आयोग की स्थापना। कृषि आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी, लेकिन 1985 में इस आयोग का पुनर्गठन कर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी है? तो आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी है प्रच्छन्न बेरोजगारी। बेरोजगारी है क्या? जब कोई व्यक्ति सक्रियता से रोजगार की तलाश करता है लेकिन वह प्रचलित मजदूरी दर पर काम पाने में अक्षम रहता है तो इसी को बेरोजगारी कहा जाता है। रोजगार की तलाश तो करता है लेकिन वह जितना मजदूरी उसे मिलना चाहिए उसे वह नहीं मिल पाती है, अक्षम रहता है, तो इसी को बेरोजगारी कहा जाता है। बेरोजगारी के जो प्रकार है, प्रच्छन्न बेरोजगारी सबका हमने जिक्र किया है। जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति शामिल रहते हैं तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। यह अधिकतर कृषि क्षेत्र में अधिक देखने को मिलती है। इन अतिरिक्त श्रमिकों का उत्पादन में योगदान जो होता है नगण्य होता है, शून्य होता है, यानी इनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी हम लोग जाने कि यह अधिकतर कृषि क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। संरचनात्मक बेरोजगारी, यदि देश की उत्पादक संस्थाओं की संख्या में कमी, तकनीकी परिवर्तन के कारण रोजगार के अवसर सीमित और श्रम शक्ति का एक बड़ा वर्ग बेरोजगार हो जाता है तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह अधिकतर बेरोजगारी उद्योग क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है चक्रीय बेरोजगारी। बाजार परिवेश में परिवर्तन के दौरान रोजगार की संख्या में होने वाली अल्पकालिक गिरावट के फलस्वरूप उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। बाजारों में
परिवेश में जो परिवर्तन होता है उसे में रोजगार की संख्या में कमी आती है, तो इसी को हम लोग चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। यह जो बेरोजगारी है, यह अल्पकालिक बेरोजगारी होती है। यह अधिकतर विकसित देशों में देखने को मिलती है। अगला है मौसमी बेरोजगारी। किसी विशेष मौसम या अवधि में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। यह भी कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है। विशेष मौसम या अवधि में, जिसे धान कटाई का समय आ गया और उसमें जरूरत से ज्यादा लोग आ गए, अगर यहाँ पर बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है खपत 11 नंबर, खपत व्यय पर आय की अधिकता कहलाती है। खपत व्यय पर आय की अधिकता कहलाती है बचत। बचत खपत व्यय पर आय की अधिकता है। अगला है निवेश। ऐसे व्यय जो उत्पादन में वृद्धि लाए उसे निवेश कहते हैं। वितरण वह क्रिया है जिसमें उत्पादन के कारकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यम के बीच आय का सही तरह से वितरण ताकि अधिक लाभ हो सके, तो वह प्रक्रिया है जो वितरण है। 11 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जाने। अब हम लोग इसके अलावा और भी सभी चीजों को विस्तार से जानेंगे। जो नीति आयोग है इसको विस्तार से जानेंगे। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और यह जो नीति आयोग बना है ये योजना आयोग के स्थान पर बना है। नीति आयोग का पूर्ण रूप है जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, और हिंदी में इसको कहा जाएगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, और इसे नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। याद रखेंगे, नीति आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। इसकी जो कार्य है सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसे योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो, लोगों को भलाई में हो। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी करते हैं। अब जान लेंगे कि नीति आयोग की स्थापना जब हुई थी तो उसके प्रथम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ कौन थे। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, और नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। और वर्तमान में भी जान लेंगे, ये भी प्रश्न में पूछा जा चुका है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग के डॉक्टर राजीव कुमार हैं, और नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत जी हैं। अगला है, इसमें नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की जो संख्या होती है वो 5 होती है, और इनकी जो दर्जा होती है वो राज्य मंत्री के बराबर होती है। और पदेन सदस्य की जो अधिकतम संख्या 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। नीति आयोग के जो उद्देश्य हैं वो भारतीय सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र बनाना, सरकारी संघवाद को समृद्ध करना, भारत में ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने वाले तंत्र को विकसित करना, आर्थिक प्रकृति से वंचित रहे वर्गों पर विशेष ध्यान देना, रणनीति और दीर्घ अवधि के लिए नीति तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना। तो नीति आयोग के बारे में जाने। अब अगला है भारतीय पूंजी बाजार। अलग अलग टॉपिक हम लाए हैं ताकि पढ़ने में भी मजा आए। पूंजी बाजार जो है
पूंजी बाजार में लंबी अवधि के लिए उधार लिए और दिए जाते हैं। भारतीय पूंजी बाजार के दो भाग, गिल्ट एड्स बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। गिल्ट एड्ज बाजार जो है, इसमें रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है। लेकिन औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में नए स्थापित होने वाले या जो पहले से स्थापित हैं औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों और डिबेंचरों का क्रय विक्रय किया जाता है। यहां तक जाने कि रिजर्व बैंक द्वारा जो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय जो किया जाता है वो गिल्ट एड्ज बाजार है, और शेयरों का और डिबेंचरों का जो क्रय विक्रय किया जाता है और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार है। अगला जो है यूटीआई भारतीय यूनिट ट्रस्ट जो है भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है जो है यूटीआई यानी भारतीय यूनिट ट्रस्ट। अगला है जो भारतीय शेयर बाजार। इस बाजार में शेयर और अंशपत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है। तो भारतीय शेयर बाजार कौन कौन से हैं इनके बारे में जान लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी, और इसको जो पहले जानते थे दलाल स्ट्रीट के नाम से जानते थे। 19 अगस्त 2005 से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दर्जा मिला। स्टॉक एक्सचेंज है क्या? शेयर जो निश्चित एवं नियत स्थान पर ही होते हैं वही स्टॉक एक्सचेंज है। राष्ट्रीय शेयर बाजार एनएसई, इसकी जो स्थापना हुई थी 1991 में, स्थापना की संस्तुति 1991 में फिरवानी समिति ने की थी। इसका जो मुख्यालय है वर्ली मुंबई में है, और इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी 25 करोड़ रुपए। अभी आरआरबी ग्रुप डी या एएलपी में एग्जाम आया था कि एनईसी की स्थापना कब हुई थी या एनईसी का मुख्यालय कहाँ है। फरवरी 2012 में ग्रीनेक्स नाम से देश का पहला पर्यावरण अनुकूल शेयर मूल्य सूचकांक बीएसई द्वारा शुरू किया गया था। बीएसई द्वारा शुरू किया गया ग्रीनेक्स नाम से पहला पर्यावरण अनुकूल शेयर मूल्य सूचकांक बीएसई द्वारा शुरू किया गया था फरवरी 2012 में, याद रखेंगे। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी नवंबर 1992 में मुंबई में हुई थी। और मोस्ट इंपोर्टेंट है सेबी, भारतीय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसकी जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, और स्थापना तो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन इसे वैधानिक दर्जा जो प्राप्त हुआ वो हुआ 30 जनवरी 1992 को। याद रखेंगे, वैधानिक दर्जा जो प्राप्त हुआ 30 जनवरी 1992 को। इसकी जो स्थापना हुई थी वो दामोदर समिति के सिफारिश पर हुई थी। स्थापना जो हुई थी, याद रखेंगे, दामोदर समिति के सिफारिश पर हुई थी। और सेबी का जो मुख्यालय है मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और सेबी जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, यह शेयर बाजार में होने वाले कारोबार को नियंत्रित एवं विनिमय करती है। शेयर बाजार में होने वाले कारोबार को नियंत्रित एवं विनिमय करती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब तथा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले कड़ी में इसी जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है, वहां से भी आप लोग क्या कर डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।